हे गाइस, आप सब लोग का स्वागत है हमारे चैनल एग्जाम क्रैकर विद टीवी में। आज जो हम बात करने वाले हैं मॉड्यूल ए का सबसे लास्ट चैप्टर ऑफ प्रिंसिपल्स एंड प्रैक्टिसेस ऑफ बैंकिंग, दैट इज PPB, चैप्टर नंबर 11, दैट इज रिलेटेड टू आपका रिसेंट डेवलपमेंट्स इन द इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम। इसमें हम लोग कुछ नहीं करेंगे, सारा डेवलपमेंट्स की बारे में बात करेंगे कि आप लोग का डेवलपमेंट्स में ATM आया, मोबाइल बैंकिंग आया है ना, एंड डेबिट कार्ड्स आए, क्रेडिट कार्ड्स आए, कमर्शियल पेपर, सर्टिफिकेट डिपॉजिट, शेयर्स खरीदने का जो सिस्टम आया, और फॉरेन अकाउंट्स में थोड़ा एकदम डिटेल में नहीं जाएंगे, एकदम छोटा सा पॉइंट्स पढ़ेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, एंड NEFT RTGS ऑब्वियसली। और एक आप लोग का बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है जो कि होता है डेफ फंड जो कि आप लोग का होता है डिपॉजिटर्स एजुकेशन एंड अवेयरनेस फंड। वो क्या होता है, वो सारा चीज़ इस वीडियो में हम लोग देखेंगे, प्लस MCQs ऑफ मैकमिलन बुक। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं इसका। तो सबसे पहले बात किया जाए फाइनेंशियल सिस्टम का, तो आप लोग का फाइनेंशियल सिस्टम में मेन आप लोग का फाइनेंशियल सिस्टम है क्या। आप लोग का बैंक, NEFT बोल रहा हूँ, NBFC, बैंक्स एंड एनी अदर दैट इज रिलेटेड टू द मनी इकोनॉमी, जो उसको संभालने के लिए एक सिस्टम होता है, उस सिस्टम को हम लोग बोलते हैं फाइनेंशियल सिस्टम। ठीक है, और उस आपका फाइनेंस मिनिस्ट्री भी होता है, फाइनेंस मिनिस्ट्री के हेड भी होते हैं। अभी एट प्रेजेंट कौन है, श्री निर्मला सीतारामन जी, जो कि अभी फाइनेंस मिनिस्ट्री संभाल रहे हैं। ठीक है, उनसे पहले अरुण जेटली जी थे, बहुत ही इंपॉर्टेंट मिनिस्टर थे वो गुजर गए। उसके बाद आपके ये आए हैं निर्मला सीतारामन जी। तो अभी आप लोग का मेन चीज़ होता है इसमें, एकदम हम लोग एकदम डिटेल में नहीं जाएंगे, एकदम पॉइंट टू पॉइंट देखेंगे क्या क्या आपका इंपॉर्टेंट है। एक आता है आप लोग का कमर्शियल पेपर और सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट। कमर्शियल पेपर और सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट देखा जाएगा सबसे पहले। ठीक है, इसका बस आपको क्या याद रखना है, ये दोनों का एक ही चीज़ याद रखना है, 7 दिन से 1 साल तक इसका वैलिडिटी होता है। 7 दिन से 1 साल तक का इसका वैलिडिटी होता है। ठीक है, कमर्शियल से सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट की बात किया जाए तो 1 लाख का मल्टीपल्स में होते हैं, एंड कमर्शियल पेपर की बात किया जाए तो 5 लाख के मल्टीपल में होते हैं। ठीक है, ये दोनों चीज़ याद रखिए, एंड डेट याद रखिएगा, 1990 में कमर्शियल पेपर आया है और 1989 में सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट आया। ठीक है, ये इतना तक क्लियर है आपको। एंड अगला बात करते हैं, डेट्स थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है, आप लोग का डेट्स से क्वेश्चंस बन सकते हैं। ठीक है, स्टॉक मार्केट में कुछ नहीं आप लोग का, स्टॉक मार्केट में कभी भी फ्रेश इशू होते हैं सिक्योरिटीज़, उसको एक नाम दिया गया है WI। जो भी सिक्योरिटी स्टॉक मार्केट कोई भी कंपनी है, वो अपना शेयर्स को मार्केट में लगाने से पहले सबसे पहले जब लगाएगा उसको बोलते हैं इनिशियल फ्रेश इशुएंस ऑफ सिक्योरिटीज़ बोलते हैं। आपका सिक्योरिटी में आप लोग का शेयर भी आ जाता है। ठीक है, वो अपना शेयर बेच रहा है, मतलब अपना क्या है, अपना कंपनी का शेयर, अपने कंपनी के पार्टनरशिप आपको दे रहा है। अगर आप शेयर्स खरीद रहे हैं तो आप उसके कंपनी के पार्टनर से, कंपनी को ऊपर जाएगा तो आपका शेयर्स का वैल्यू बढ़ेगा, कंपनी नीचे जाएगी तो आपका शेयर्स वैल्यू खत्म होगा। अभी जैसे रिसेंटली आप लोग का जो है एयर इंडिया के शेयर्स ख़त्म हो गए पूरे, तो उससे बहुत लोगों इन्वेस्टर्स को लॉस हुआ है। तो ये जो आप लोग का है शेयर्स फर्स्ट टाइम देने को हम लोग क्या बोलते हैं, WI, दैट इज़ कॉल्ड व्हेन इशूड। एक ही टर्म है, ये याद रखिएगा, व्हेन इशूड। ठीक है, एक आप लोग का टर्म है शॉर्ट सेलिंग इन सेंट्रल गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़। शॉर्ट सेलिंग इन सेंट्रल गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ 2006 से स्टार्ट हुआ है। इसमें गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ को सिर्फ 5 दिन के लिए रखा जाता है, उस 5 दिन में लेना देना होता है। ठीक है, इसको बोलते हैं शॉर्ट सेलिंग इन सेंट्रल गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़। ये डे याद रखिएगा, 5 दिन सिर्फ 5 दिन। ठीक है, अगला बात करते हैं फॉरेक्स मार्केट। फॉरेक्स मार्केट आप लोग का क्या है, इंडिया और दूसरे कंट्री के बीच का डीलिंग, इंडिया और दूसरे कंट्री के बीच का डीलिंग। इसमें आप लोगों का ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं बनता है, इसमें कुछ क्वेश्चंस आप लोगों को मैं बता दूं। एक EEFC अकाउंट होता है, एक्सचेंज अर्नर्स फॉरेन करेंसी अकाउंट। ठीक है, 100% आपका फॉरेन करेंसी में होता है, प्लस ये आप लोग का करंट अकाउंट में ही होता है। ठीक है, और आप लोग का इसमें रेमिट का एक 1.25 लाख डॉलर्स का आप लोग का लिमिट होता है। एक किसी भी रेमिटेंस का मिनिमम लिमिट आप लोग का जो है, आप लोग का लिमिट जो है वो है 1.25 US डॉलर्स। ठीक है, लिमिट है ये, फ्री टू लिमिट ईयर।
पर ईयर, ठीक है। ये है आप लोग का क्वेश्चन बनेगा, एमसीक्यू बनेगा, उसको देखेंगे तो और क्लियर होगा। एंड एक अकाउंट होता है एनआरओ अकाउंट होता है, जिसके लिए जिसमें आप लोग का लिमिट है $1 मिलियन। $1 मिलियन का लिमिट है एनआरओ अकाउंट के लिए, ठीक है। इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है। अगला बात करते हैं हम लोग, एक बोर्ड होता है, बोर्ड ऑफ फाइनेंशियल सुपरविजन। फाइनेंशियल सुपरविजन कौन करता है? आरबीआई करता है, सेबी करता है, कौन करता है? तो आप लोग का आंसर हो जाएगा बोर्ड ऑफ फाइनेंशियल सुपरविजन करता है। बोर्ड ऑफ फाइनेंशियल सुपरविजन करता है, जिसके हेड होते हैं गवर्नर, और उसमें डिप्टी गवर्नर्स भी एक्स ऑफिशियो मेंबर्स होते हैं। एंड बहुत सारे उसमें 2 साल का जो है टेन्योर होता है उनका, 2 साल के बाद उनको चेंज होना रहता है, ठीक है। नेक्स्ट आप लोग का है पेमेंट सेटलमेंट सिस्टम। ये इसका एक्ट की बात की जाए तो 2007 है, और ये स्टार्ट कब हुआ है पूछने से 2008 में इस्टेब्लिश हुआ है, बट एक्ट 2007 का है, ठीक है। इसके अंदर जो भी प्रोडक्ट्स है उसके बारे में बात करते हैं। चेक एंड ड्राफ्ट्स, इसको बोलते हैं पेपर बेस्ड पेमेंट्स बोलते हैं इसको, ठीक है। चेक ड्राफ्ट को, इसमें आप चेक में आप लोग का MICR आया ताकि उसको और स्पीड बढ़ाया जाए। एंड एक आया है आप लोग का CTS है आप लोग का चेक ट्रंकेशन सिस्टम, जिसमें आप लोग का चेक को आप लोग का डायरेक्ट आपको फिजिकली ले जाने की ज़रूरत नहीं है, इलेक्ट्रॉनिकली आप लोग ब्रांच टू ब्रांच ट्रांसफ़र कर सकते हैं उसको क्लियर करने के लिए। ये कब स्टार्ट हुआ? ये क्वेश्चन बनता है। CTS 2010 में स्टार्ट हुआ है। 2010 में आप लोग का स्टार्ट हुआ है CTS सिस्टम, ठीक है। एंड अगला बात किया जाए तो अगला है इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट्स में आप लोग का RTGS आ जाएगा, जो कि 2004 में आया है। और NEFT होगा, जो कि आप लोग का 2005 में आया। ये दोनों में डिफरेंस क्या है? NEFT में कोई लिमिट नहीं है, ज़ीरो लिमिट है, आप लोग कितना भी कर सकते हैं ट्रांसफ़र, कितना भी ज़्यादा कर सकते हैं, कितना भी कम कर सकते हैं। RTGS में मिनिमम 2 लाख कर सकते हैं, मिनिमम 2 लाख का ट्रांसफ़र होता है तभी RTGS हो सकता है। फुल फॉर्म आपको पता होना चाहिए, नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र NEFT, रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट फॉर RTGS, ठीक है। अगला है ECS कब आप लोग का स्टार्ट हुआ है? 1990 में हुआ है। ECS होता है इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सर्विसेज, ठीक है। यहाँ आप लोग का क्लियर है इतना तक। उसके बाद आता है आप लोग का एक रुपए कार्ड, याद रखिएगा। रुपए कार्ड आपका होली इंडिया बेस्ड है, इंडिया बेस्ड ATM कार्ड है, डेबिट कार्ड है, ठीक है। रुपए याद रखिएगा। और पॉस दैट इज़ पॉइंट ऑफ सेल का लिमिट दिया हुआ 1000 पर डे, 1000 पर डे आप लोग का पॉइंट ऑफ सेल का लिमिट है। एंड ATM का कोई भी कंप्लेंट है तो उसको 7 दिन के अंदर रिजॉल्व करना होता है बैंक को, ठीक है। बैंक को 7 दिन के अंदर रिजॉल्व करना होता है, नहीं तो उसको 100 रुपीज़ पर डे फाइन देना होगा जो भी पेमेंट किया उसको बैंक के थ्रू, ठीक है। एंड एक नेक्स्ट आता है आप लोग का NPCI होता है आप लोग का नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, जो कि 2009 में स्टार्ट हुआ है। इससे ज़्यादा कुछ जानने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अगला है आप लोग का डेफ, जो मैं आपको बोला डेफ आप लोग का है डिपॉजिटर एजुकेशन अवेयरनेस फंड। ये होता क्या है? आप लोग का कोई भी अकाउंट में मान के चलिए 50,000 रुपये हैं, उसका अकाउंट होल्डर 2 साल तक उसको ऑपरेट नहीं किया, ट्रांजैक्शन नहीं किया, तो वो इनऑपरेटिव हो जाता है। बट अगर 10 साल तक क्लेम नहीं किया और यूज़ नहीं किया तो वो हो जाता है अनक्लेम डिपॉजिट। अब ये अनक्लेम डिपॉजिट जो है, ये पैसा जाएगा किस में? ये जाएगा डेफ में। डेफ फंड होता है आप लोग का डिपॉजिटर एजुकेशन अवेयरनेस फंड, उसमें चले जाएगा। और ये फंड वाले करते क्या? ये डिपॉजिटर को एजुकेट करते हैं, प्रमोट करते हैं, एजुकेशन देते हैं डिपॉजिटर्स को कि आपके डिपॉजिट मनी को आप लोग यूज़ कीजिए, ट्रांजेक्ट कीजिए, एंड सब कुछ उसको बताते हैं कि क्या क्या इसके रूल्स हैं। लेकिन एक चीज़ और है कि अगर ये वाला फंड लेने अगर आ गया ये पर्सन, तो उसको वापस भी करना होता है, ठीक है, उसको वापस भी करना होता है। एक आखिरी टॉपिक जो कि इस चैप्टर में है, दैट इज़ प्रिजर्वेशन ऑफ रिकॉर्ड्स कुछ नहीं है। आपके पास जो भी अकाउंट है, ट्रांजैक्शन है, और आप लोगों के पास जो भी रिसिप्ट्स हैं, सब कम से कम 5 साल तक आपको रिजर्व करना है। 5 साल तक आपके बैक 5 ईयर्स तक आप लोग का कभी भी कोई भी चीज़ को चेक किया जा सकता है। यही सारी चीज़ें हैं इसमें। डायरेक्ट आते हैं हम लोग MCQs में। फर्स्ट MCQ देखेंगे, इन द कॉल नोटिस मनी मार्केट द फॉलोइंग पार्टिसिपेंट्स आर अलाउ। ऑप्शन देख सकते हैं आप लोग, 4 है, तो इसमें एक ही जो है वो सही है, दैट इज़ बैंक्स जो है वो अलाउ होते हैं आप लोग के कॉल मनी करने के लिए।
अगला है सेकंड क्वेश्चन, द मिनिमम मैच्योरिटी पीरियड ऑफ सर्टिफिकेट डिपॉजिट, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट हो या कमर्शियल पेपर हो, दोनों का 7 दिन मिनिमम होता है। सही है। नेक्स्ट आप लोग का है 7 डेज होगा सेकंड का। थर्ड का क्वेश्चन है आप लोग का, शेड्यूल कमर्शियल बैंक एंड प्राइमरी डीलर्स हैव बीन अलाउड टू इफेक्ट फ्रॉम नवंबर 2006 टू कवर द शॉर्ट पोजीशंस ऑफ एक्सटेंडर। क्वेश्चन वही आप लोग का शॉर्ट, आप लोग का जो मैंने बताया था शॉर्ट सेलिंग इन सेंट्रल गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़, तो उसका मैंने बताया था आपको 5 दिन का रहता है टाइम, 5 दिन की बात करते हैं यहाँ पे, तो 5 डेज आप लोग का सही होगा। अगला है आप लोग का रेमिटेंस की बात किया जा रहा है, रेजिडेंट इंडिविजुअल आर फ्री टू रेमिट फाइनेंशियल ईयर इन ए फाइनेंशियल ईयर फॉर द करंट एंड द कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शन ऑफ द कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ अप टू दैट इज़ 1.25 लाख यूएस डॉलर्स। ठीक है, अभी मैंने बताया था आप लोग का रेमिट का जो लिमिट है आप लोग का फ्री लिमिट दैट इज़ 1.25 लाख यूएस डॉलर्स। अगला रुपए कार्ड जो कि आप लोग के इंडिया ने किया है लॉन्च, तो दैट इज़ डन बाय नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हैज़ मैंडेटेड रिक्रेडिटिंग ऑफ द फेल्ड एटीएम ट्रांजेक्शन, एटीएम ट्रांजेक्शन फेल होने के बाद आपके रिक्रेडिटिंग का प्रोसेस कितना दिन का होना चाहिए, 7 दिन का। 7 दिन के अंदर आपको उसका रिजॉल्व करना होता है, नहीं तो आपको उसको अवार्ड देना होता है। ठीक है, तो 7 दिन के अंदर उसको कंप्लेंट के 7 दिन के अंदर उसको कंप्लीट करना है, और 1 मंथ के अंदर नहीं करोगे तो वो ख़त्म हो जाएगा। 1 मंथ के अंदर आपको कंप्लेंट करना होता है, और जब भी कंप्लेंट करेंगे तो उसके 7 दिन तक उसको प्रोसेस करना होता है। ठीक है, ये आप लोग का होता है यहाँ पे कंप्लीट, दैट इज जब मॉड्यूल ए एंड चैप्टर नंबर 11। अगले से हम लोग स्टार्ट करेंगे मॉड्यूल बी फंक्शन ऑफ बैंक्स के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।